चलो गाइस, तो आज का टॉपिक इट इज अ गुड टॉपिक, ठीक है। जनरल डिफरेंसेस स्क्रीन, हाँ ठीक है, मतलब ये कलर से प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे को टेक अ डार्कर कलर, ठीक है। तो पहला बात, इट इज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक, ठीक है। लास्ट मतलब जो लास्ट टॉपिक था, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डेल्ट विद, इट वाज ओनली एन इंट्रोडक्टरी टॉपिक, जो कि आपके नेचर और डेफिनेशन से डील करता है। उसका प्राइमरी एरिया जहां से क्वेश्चंस आते हैं आर योर डैमनम, इंजुरिया साइन डैमनम, नंबर 1, एंड द सेकंड इज द डिफरेंसेस पार्ट, ठीक है। पिजन होल थ्योरी एंड बाकी चीजें विच वी डेल्ट विद, दे आर आई वुड से एंसिलरी, मतलब उनसे आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मेंस में आई हैवंट सीन अ क्वेश्चन येट, बट इफ यू राइट पॉइंट्स, यू नो, जहाँ पे आप अगर रैशनली डाल रहे हो, आप पॉलिसीज वाली चीजें डाल रहे हो, तो इट विल डेफिनेटली कंपेयर टू अदर पीपल, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है ना? फाइन, ओके। तो ठीक है, एज आई वाज सेइंग, ये टॉपिक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। यू डू नॉट नीड टू वरी कि अगर आपने लास्ट क्लास नहीं किया तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं होगा। सेकेंडली, इस टॉपिक में भी लाइक जनरली देयर आर 9 जनरल डिफरेंसेस व्हिच आर देयर, बट जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट मैंने उसी से क्वेश्चंस देखे ही हैं, एक दो ही कहीं और से होंगे, दैट इज द डिफरेंस ऑफ कंसेंट, जो हम आज की क्लास में, एंड आई थिंक वी विल ऑल्सो बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। 2 क्लासेस तो पक्का है, एंड इन केस अगर यू नो थोड़ा और स्ट्रेच होता है, बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, so we might take 2.5 classes for this particular difference, and बाकी differences आधा घंटा 45 minutes में होते हैं, ठीक है। they are relatively easier to understand. और why is difference of consent important? because यहाँ से आपको case studies आते हैं, मतलब direct questions तो मैंने नहीं देखे, जितने भी आए हैं वो fact based आए हैं and application based ही आए, so it is important for you to understand the concept, difference क्यों दिया गया है, what is the rationale and everything, and landmark case laws are also important because कई बार आपके application based questions directly case law से बनते हैं, ठीक है। So that was like a brief intro of this particular topic. I just have a chat when wait. Okay, Shruti, I'll answer this, ठीक है, after the class once we are done with the topic for the day. Okay, so आज what is the major thing that we are going to be doing? सिंपल फर्स्ट स्ट्रक्चर ये होगा कि वील डील विद द बेसिक इंट्रो, जो हम हमेशा करते हैं। इंट्रो में वील ऑल्सो डील विद द रैशनली, क्या रीजन है कि वी आर मतलब जनरल डिफरेंसेस का होना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। देन वील मूव ऑन टू द काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अवेलेबल। आई टोल्ड यू ऑलरेडी देयर आर 9 डिफरेंसेस, ठीक है। एंड उसमें से सोच लो, मतलब जस्ट लुक एट दिस, एक ही डिफरेंस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी है, आई एम नॉट सेइंग कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है, बिकॉज बाकी दे आर रिलेटिवली सिंपलर, एंड मतलब वहां से उतना स्कोप क्वेश्चन का नहीं बनता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप छोड़ दोगे, ठीक है। जस्ट स्पेंड लेट्स से 10 to 15 minutes रीडिंग दैट आफ्टर द क्लास वंस वी हैव कवर्ड दैट टॉपिक, एंड इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। इसके बाद we'll go to the defense of consent, जो कि अपना voluntary non-fit injuria है, ठीक है। एंड इसके अंदर फर्स्टली रैशनली क्यों है, व्हाट इज द पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द एसेंशियल्स। नाउ गाइस, एसेंशियल्स में वी विल टेक टाइम, ठीक है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर यू कैन बाइफरकेट द एसेंशियल्स इनटू 1 कंसेंट, ऑब्वियसली, बिकॉज यही इसका मेजर मतलब होता है ना, इट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये देखने के लिए कि ये डिफरेंस अवेलेबल है कि नहीं। एंड सेकेंडली नॉलेज, जिसके अंदर बेसिकली देयर वुड बी अ डिबेट बिटवीन नॉलेज वर्सेस कंसेंट। So this is not a topic for the day. We will be doing it in the next class, क्योंकि इसके अंदर हम लोग वो साइन की नॉन फिट इंजुरिया भी पढ़ेंगे। I'll just write it down. Non-fit injuria and how does it differ from voluntary non-fit injuria, ठीक है। ये वाले पार्ट में भी there will be 2 parts, ठीक है। 1 where consent is free, and बाकी जगह पे we will read we'll go into those areas जहाँ पे consent cannot be said to be free. And here we'll also connect it with Contract Act because that has explicitly defined कि consent को free कब बोल सकते हैं, cannot be said to be. Remember this, इसी से ये चीज अभी से याद रख लो, जहां consent free है ये डिफरेंस वही मिल पाएगा, ठीक है।
डिफेंस विल ओनली बी एप्लीकेबल इफ द कंसेंट इज फ्री. मतलब डिफेंडेंट तभी इसको अवेल कर सकता है अगर जो कंसेंट था ना इट वाज फ्री. प्लेंटिफ का कंसेंट मस्ट हैव बीन. इस केस में जहां पे फ्री नहीं है, लेट्स से फ्रॉड से है, मिस्टेक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, वहां पे नो मैटर व्हाट द डिफेंडेंट इज, दिस डिफेंस विल नॉट बी अवेलेबल. क्लियर? तो ये मतलब दिस इज द एसेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. आज की क्लास में ये इंट्रो करेंगे. काइंड्स ऑफ डिफेंसेस में बस सारे नाम जान लेंगे, ठीक है. एंड डिफेंस ऑफ कंसेंट में वी जस्ट डू दिस एंड एसेंशियल. इसमें भी वी विल बी ओनली डीलिंग विद यहाँ पे भी ना जो ये फ्री कंसेंट जहां है उसको करेंगे. एंड इसके अंदर कई फैक्टर्स आते हैं, मतलब कई एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, जिसमें से इफ टाइम परमिट वील ओनली बी डीलिंग विद दिस वन, क्या बोलते हैं, हाँ, फ्रॉड वाले केस. बाकी मिस्टेक, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो सब जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. या शैल वी मूव अहेड? ऑलराइट, ठीक है. तो पहला बात तो गाइस, द टर्म इटसेल्फ इज जनरल डिफेंस. ओके, व्हाई जनरल? बिकॉज दिस इज नॉट स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू एनी पर्टिकुलर टॉर्ट. ऑलराइट, ये एक ब्रॉड, जैसे बोलते हैं ना, एक वाइडर कैटेगरी है जिसको आप किसी भी टॉर्ट में अप्लाई कर सकते हो. you will be मतलब you have that liberty to apply it. Does that mean that these are the only defenses? No. Okay, so दो चीजें याद रखो, can be applicable in any tort, मतलब specific नहीं है. And it's not just, पता ये defenses, when you read about it, you will see that there is an overlap between the criminal law and civil law. बेसिकली जब आप डिफेंस ऑफ कंसेंट भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कंसेंट एज अ डिफेंस इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर आईपी, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग, डू नॉट फॉर इवन 1 सेकेंड थिंक कि ये डिफेंसेस सिर्फ इस पे टॉट पे ही मतलब लिमिटेड है, नहीं है. ये आपको बाकी जगह पे भी अवेलेबल होंगे, ठीक है. सो व्हेन वी डील विद वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया ऑल्सो, यू विल सी कि जो केसेस को हम रेफर कर रहे हैं दे आर एक्चुअली क्रिमिनल इन नेचर, ठीक है. सो डू नॉट कन्फाइन इट्स application to this particular aspect. This is something I wanted to clear before we start, क्योंकि ये confusing हो सकता है, ठीक है. So the first thing, it can be applied on any tort, ठीक है. ये generally available है, चाहे आपका nuisance हो, negligence हो, ठीक है, या defamation हो, कुछ भी हो. But are these the only remedies available? The answer is no. They cannot be said to be the only, okay, not the only defenses available, not remedies, sorry, ठीक है. why can I say that? अगर आप डिफेंसेस, आप डेफर्मेशन के डिफेंसेस देखते हो तो वहां आपको ट्रुथ का भी डिफेंस मिलता है, राइट. आपको फेयर कमेंट का भी डिफेंस मिलता है. यू ऑल्सो गेट द डिफेंस ऑफ इम्यूनिटी जो आपकी प्रिविलेज पे आता है, ठीक है, क्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट वाला. सो यू कैन हैव मोर, यू कैन हैव स्पेसिफिक डिफेंसेस ऑल्सो, ठीक है. specific defenses also available. And when will we be dealing with these specific defenses? As and when we cover those topics. ठीक है. This is not supposed to be covered under general defenses because वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि we will only be covering the general portion. But when we deal with defamation, we'll go into the specific defenses which are available. ठीक है. Nuisance, negligence, इनमें भी अगर कुछ specific defenses अगर हैं, I'll not go into the details right now. We will cover them when we reach that part. Yeah. Now we start with the topic, like, you know, the topic in detail altogether. Now, can anyone tell me the reasoning, like why do we need to have general defenses? ठीक है, क्या पॉइंट क्या है? जनरल डिफेंसेस होने का कुछ तो रीजन होगा. इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू. देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट? एंड आई वांट यू टू आंसर इट. थिंक, क्या रीजन हो सकता है? हाँ अंशिका. Ma'am, there can be a situation where the person has not done the wrong intentionally, and doesn't have any intention to do that. Still, that is why we are giving them defense because they didn't had the intention, but something wrong has been done. Some tort has. But not always intention. No, intention is not that relevant in tort. मतलब not in all tort. तो ये तो जनरल नहीं, तो सब पे जाएंगे.
Okay, ma'am. So, ma'am, So maybe like the where the intention is not relevant, maybe the act was not uh, didn't caused. So, ma'am, I'm not getting. I think I had only intention point. okay, ठीक है. See, intention वाला part will not be an accurate answer because this is a general. These are general defenses. ठीक है. Intention can only be applicable in certain cases. Like हम trespass की बात कर रहे हैं. ठीक है. Malicious prosecution की बात कर रहे हैं. Trespass में भी जब assault और battery करेंगे तो वहां intention का role है. In the ambit of tort law as such, intention is not that relevant, है ना. हमने ये चीज उसमें भी कवर की थी when we were dealing with damnum sine injuria, जहाँ पे वो ग्रामर स्कूल केस था. तो उसमें तो इंटेंशन थी, yet he was not punished, like compensation नहीं मिला था plaintiff को. ठीक है. So the prime intention is not the primary reason. The primary reason यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि we all know the maxim audi alterum partem, right? What does it say? What does it literally translate to? Anyone before I write it down? The right to be heard. Yes, the right to be heard. Guys, ऐसे टाइम पे ना don't raise your hand, just answer. ठीक है. The right to be heard. Now see, इसका ambit, the ambit of this particular maxim is very wide. ठीक है. Why? Because it is a principle of natural justice. नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को आप कहीं स्पेसिफिक जगह पे कंफाइन नहीं कर सकते. We have already dealt with the part that tort law as such is a judge, मतलब it has developed through judicial decision. What are the broad principles that judges rely on? They rely on the principles of natural justice, right? So if we go by that particular reasoning, we can say that इसका rational ये भी है कि we want both the parties to have a right to, the court must give them the right to be heard. चाहे वो plaintiff हो, चाहे वो defendant हो, right? Principle of natural justice. Second, इसे हम public policy का भी ground बोल सकते हैं. Okay, what exactly do I mean by public policy here? See, we know that we have a right to be defended by the legal practitioner of our choice, right? What does it do? It is actually giving you a right to fairly defend yourself in court. है ना. Every person should have that right, and we should not. अगर आप criminal law में भी जाते हो, तो वहां पे क्या maxim चलता है? That you are innocent until you are proven guilty. समझ में आ रहा है? So when you are talking about defenses here, ठीक है, कुछ डिफेंसेस, जैसे आप जब डिफेंस ऑफ कंसेंट ही पढ़ोगे, यहाँ डिफेंडेंट की एक्चुअली गलती नहीं हो रही है. व्हाई? बिकॉज प्लेंटिफ ने खुद ही कंट्रीब्यूट किया है. वन ऑफ द अदर डिफेंसेस दैट यू डील विद इज प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर. तो कई केसेस ऐसे अराइज करते हैं इन आर जनरल लाइफ, ठीक है, चाहे वो टॉर्ट हो चाहे कोई भी केस हो, जहां यू विल नॉट एक्चुअली बी एट फॉल्ट. Okay, so it will not make sense to punish you for that wrong, and so you can say that general defenses are actually an extension or a manifestation of the principles of natural justice. How? You can connect it with the maxim of audi alterum partem, which shows that every entity, every party, okay, before the court has the right to be heard, चाहे वो plaintiff हो, चाहे वो defendant हो. Clear? Also, इस case में if you can remember this well and good, there is a saying by the jurist Pollock, who said that rules of immunity so मतलब general defenses actually act as rules of immunity which limit the rule of liability. ठीक है. So देखो, if you write a statement of a renowned jurist या ऐसा कुछ करके, they leave a very good impression on the examiner. Now, what do you mean by this statement that they are rules of immunity? Why are you calling them immunity? Because they are immunizing the defendant. है ना? They are helping the defendant to defend themselves. हाँ. Yes, so ma'am. what exactly? Okay. So immunity. Why is the term immunity used here? It means the primary reason is this, that it is immunizing the defendant. It is giving the defendant a chance to, I would say, absolve himself of the thought that the plaintiff says that he has committed. Clear? अगर आप ये पार्ट समझ जा रहे हो कि रूल्स ऑफ इम्यूनिटी क्यों बोल रहे हैं, इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट पार्ट इजियर. दैट लिमिट्स द रूल ऑफ लायबिलिटी. ऑब्वियसली बात है कि अगर डिफेंडेंट को एक चांस मिल रहा है टू डिफेंड हिमसेल्फ,
एंड अगर ये जनरल डिफेंसेस हैं जो कि अगर सक्सेसफुली प्लीड कर लिए गए और उन्हें ये डिफेंस का मतलब बेनिफिट मिल गया, that will obviously limit the rule of liability, right? So this is what this particular jurist meant when he said that the purpose of general defenses, और इन्होंने इसे एक दूसरा नाम भी दे दिया, rules of immunity. What is the primary purpose behind it? It will limit the rule of liability. किसके लिए limit करेगा? For the defense. ठीक है? See, these points, these are just, I would say, ये जो rationally आपने पढ़ रहे हैं ना, इसका एक ही फायदा है that if you write them down in your actual exam, it will leave a very good impression. और कहाँ लिखना है इसे? Body में जाके नहीं लिखना है. It has to be written in the introduction part, right? If you write, see, everyone will write what the provision says. ठीक है? हर इंसान वही लिखेगा कि सेक्शन 2 ये बोल रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इन जनरल. ठीक है? ये चीज बोल रहा है, दिस इज व्हाट इट सेज, ये एसेंशियल्स है, डन. बट व्हाई विल द एग्जामिनर गिव यू मोर मार्क्स? दे विल गिव यू मोर मार्क्स इफ यू कैन राइट द व्हाई बिहाइंड इट. है ना? एवरीथिंग हैज अ रीजन फॉर बीइंग इन प्लेस टुडे. Things which are being amended, things which are, I would say, repealed, they have a reason to be repealed. So you should know that and you should try to write them down in your answers. आप लोग का लैंग्वेज पेपर भी होता है, उसमें एसेज भी आते हैं, राइट? तो उसमें these things will play a very important role. अगर आपको लीगल एसे आता है तो प्राइमरीली तो लीगल एसेज ही आएंगे. So you can write the rationale behind different provisions to leave a better impression on the examiner. Clear? So ये था अपना rationale वाला पार्ट. ठीक है? 3 मेजर चीजें थी. राइट टू बी हर्ड, मतलब बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के कॉन्सोनेंस में है ये जनरल डिफेंसेस देना. ठीक है? ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेचुरल जस्टिस के साथ ही ये रिलेट हो जा रहा है. एंड दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ मेजर जज दैट वी ऑल नो अबाउट. क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू द अवेलेबल डिफेंसेस. कितने तरीके के डिफेंसेस हमें अवेलेबल हैं, एंड दीज वुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है? व्हाट आर द जनरल डिफेंसेस अवेलेबल? सबसे पहला तो अपने को पता ही है, देयर आर 9 डिफेंसेस. ठीक है? टोटल 9 डिफेंसेस हैं. द फर्स्ट वन इज द डिफेंस ऑफ कंसेंट. इसको आप डिफेंस ऑफ कंसेंट बोलो या वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया बोलो, दोनों सेम. ठीक है? व्हाट इज द सेकंड वन जो अपने बात कर रहे थे? प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर. ठीक है? एन एक्सटेंशन गाइड, जैसे ना प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर एक जनरल डिफेंस है. जब अपने नेग्लिजेंस पढ़ेंगे तो वील डील विद द कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. व्हाट इज हैपनिंग? प्लेंटिफ ने कुछ गड़बड़ की थी, ठीक है, बट डिफेंडेंट भी कंप्लीटली गिल्ट फ्री नहीं था. सो दैट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफेंस ऑल टुगेदर. ठीक है? सो कई स्पेसिफिक डिफेंसेस कैन ऑल्सो बी एन एक्सटेंशन ऑफ द जनरल डिफेंसेस अवेलेबल. ओके? try to connect these things जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो. ठीक है? that will help you in understanding things better. and तब आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. you will already understand the why and that is why you will be able to write better. कितना याद कर लोगे यार? बहुत कुछ है याद करने को. you can't. ठीक है? humanly can't. so that is why provincial sections and articles तो करना पड़ता है, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं. बट ये सारी जो चीजें है ना, लॉजिकली अगर सोचो तो you will be able to connect them. ठीक है? These are the 2 differences जो अभी लिखे. Third one is necessity. Necessity. Fourth one, acts causing slight harm. Basically, the manifestation of that provision जहाँ बोलते हैं ना, the law does not take into account trivial matters. तो वो भी एक जनरल डिफेंस की तरह यूज हो सकता है. ठीक है? Another important one, statutory authority. इसके अंदर ना रेलवेज वाले केसेस आ जाएंगे जो मैंने रिमेम्बर फर्स्ट या सेकंड क्लास में वी टॉकिंग की. अगर घर रेलवे लाइंस के पास में है, ठीक है, एंड यू आर हियरिंग अ लॉट ऑफ नॉइजेस, बहुत कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ये वो, बट व्हाई विल वहां पे अगर आप केस लेके मतलब इफ यू सू द रेलवे अथॉरिटी, दे कैन क्लेम द डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. ठीक है? व्हाट एल्स? एक्ट ऑफ गॉड. एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये दोनों साथ साथ ही चलते. देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू विल नेवर बी कंफ्यूज बिटवीन दीज. एक ही डिफरेंस है. ठीक है? कितने हुए? 2,
4 5 6 7 there are 2 more, right? This is private defense. ठीक है, private defense, and the last one is mistake. Alright, अब अगर आप ध्यान से देखो, there are some defenses which are overlapping with IPC, right? Private defense is not just a defense under tort law, it is also a defense under IPC, है ना? Defense of consent, again not specific to tort law, also available under criminal law. ठीक है, necessity क्या सिर्फ tort में है? नहीं, अगर आप जनरल डिफेंसेस को अगर आईपीसी में भी पढ़ोगे, you will find it there also. ठीक है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म कोडिफाइड नहीं है, बट ये भी इट इज अगेन अ जनरल डिफेंस जो सिर्फ टॉर्ट में कन्फाइंड नहीं है, हर जगह पे आप इसका एप्लीकेशन पा सकते हो, समझ में आ रहा? इवन एक्ट ऑफ गॉड, तो यू कैन सी कि आप एक जगह पे यू कैन नॉट जस्ट कन्फाइन अ पर्टिकुलर स्टडी टू जस्ट वन सब्जेक्ट. हम लोग टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, राइट, बट वी कैन सी दी ओवरलैपिंग और दी इंटरैक्शन और इंटरसेक्शन बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, है ना? हमें साथ में पढ़ते पढ़ते आज जब अपने डिफेंस ऑफ कंसेंट करेंगे, वी विल ऑल्सो बी कवरिंग इट विद कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंसेंट आ रहा है ना? एंड क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ से कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, बिकॉज जब ये डिफेंस सिर्फ सिविल में अवेलेबल नहीं है. जैसे जब आप आईपीसी पढ़ते हो तो उसमें सेक्शन 87 to 92, ठीक है, ऑफ आईपीसी, दे ऑल्सो डील विद द डिफेंस ऑफ कंसेंट. ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स पे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ओवरलैपिंग हर जगह है, समझ लो. इंटेंसिटी वुड डिफाइन कि वो सिविल में आ रहा है या क्रिमिनल में आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंस भी आप वैसे लेते हैं. क्लियर गाइस? आर यू क्लियर विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस? एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी टू लाइक स्टार्ट दिस टॉपिक. ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो, राइट? चलो, देन लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डिफेंस ऑफ कंसेंट या फिर voluntary non-fit injurious, aka defense of consent. ठीक है, एक, हाँ, डिफेंस ऑफ कंसेंट. अब सबसे पहले तो लेट्स सी द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्सिम. इसका लिटरल मीनिंग क्या आएगा? इसका लिटरल मीनिंग इज टू द कंसेंटिंग no injury is done. This is the literal interpretation of the maxim of the defense of voluntary non-fit injury. ठीक है, कि जो consent कर रहा है, if a person is consenting to a particular act, he cannot take the defense that he has suffered an injury because of that consent. ठीक है, so we dealt with the this one, the literal interpretation. ठीक है, अभी किस पे बेस्ड है? अगेन आई गेव यू अ ब्रॉड आइडिया कि सारे ही डिफेंसेस जितने भी हैं वो नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट है. सिमिलरली आप अगर इस पे आते हो, मतलब स्पेसिफिक पे भी घुस रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस प्लस गुड सेंस. Why good sense? I'll just give you an example. Let's say I call Megha to my house. Okay, I ask her to come to my place. Okay, now she comes to my place. We are sitting and talking. अचानक से let's say कुछ झगड़ा हुआ, या I got mad because of some XYZ reason, and now I want to sue her for trespass. Okay, that she has trespassed into my property. Am I allowed to do so? No. Why am I not allowed to do so? Because I have consented to the fact that she is going to enter my house. ये मेरा consent था, right? So if you go according to that rationale कि आपने ही बुलाया है, and then let's say something went wrong, now you want to sue her, is that justified? It's not, and that is why you have this defense interpretation. मतलब if I sue her for this, she can validly take the defense that she herself had invited me, and that is why this defense would apply and the court would rule in her favor. This is the reason why we need to have this particular defense in place. ठीक है, क्लियर? ये एग्जाम्पल ये मतलब इजी था टू अंडरस्टैंड. सेकेंडली, इसी का अगर आप उल्टा ये लो, आई इनवाइट मेघा
ठीक है, एंड आई हैव स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड हर दैट वी विल बी सिटिंग इनसाइड द हॉल, ठीक है, एंड मैंने मतलब नहीं बोला था उसे कि यू कैन गो इनसाइड, आप मेरे स्टडी रूम में जा सकते हो या कहीं भी जा सकते हो. शी वेंचर्स इनटू द एरिया व्हिच शी वाज नॉट अलाउड टू. नाउ कैन आई सू हर फॉर ट्रेसपास? व्हाई कैन आई सू हर फॉर ट्रेसपास? मेगा आप ही बताओ. इट्स बिकॉज इट्स यू इन द पिक्चर हियर. Because in that I wasn't allowed to, like, I wasn't permitted or I wasn't invited to go there. And दैट then पर्टिकुलर प्लेस. बेसिकली मैंने आपको कंसेंट सिर्फ मेरे ड्राइंग रूम में रहने दिया था, ठीक है. तो इसी से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कंसेंट की एक पर्टिकुलर एम्बिट है. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द बियॉन्ड क्या बोलेंगे द एक्ट टू विच आर कंसेंटेड. व्हाई एम आई नॉट राइटिंग दिस हियर? बिकॉज जब हम अभी एक्सेप्शंस देखेंगे तो वहां पे यूज करेंगे. बट ये अभी से समझ लो कि जब आप कंसेंट की बात कर रहे हो तो द एक्ट शुड ऑलवेज बी कन्फाइंड to that particular aspect या that particular act जिसपे आपने consent दिया था. If it goes beyond it, this difference would not apply. Clear? समझ में आ रहा है? Also इसके मतलब अब if we have to write this answer, ठीक है, ये example आप लिख सकते हो, but अगर इसे एक generalized terms में लिखना तो हम क्या बोलेंगे? That a person is the best judge of his own interest, right? If I have consented to something, मैंने कुछ सोच के दिया होगा ना. I'm not stupid enough कि किसी भी चीज को दे दूं and you know, मतलब I am supposed to be the best judge of my own interest, है ना? Provided my consent is free. Don't get confused. I'll make you write these things down. But अभी के लिए just understand. So every person is the best judge of their own interest. ठीक है? So that is why if something goes wrong, then we cannot say कि ये difference मतलब you know आपने consent किया, मतलब हम ये चीज नहीं बोल सकते कि अगर आपने consent किया है तो भैया मैंने ऐसे दे दिया था, मुझे पता नहीं था ये वो कर. नहीं, यू कांट से दैट. इफ यू हैव गिवन योर फ्री कंसेंट हियर, यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट. समझ में आ रहा है? लेट्स जस्ट राइट इट डाउन. अगर यू नो रैशनली के लिए आपको चाहिए तो इफ यू टॉक अबाउट द रैशनली, व्हाट वुड वी से? दैट पीपल आर द बेस्ट जज, नॉट जजेस होगा ना, पीपल. एक सेकंड को, ये थोड़ा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो रहा है. एवरी पर्सन इज द बेस्ट जज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट. ठीक है, यहाँ पे हिज नहीं होगा, ये टू मेक इट जेंडर न्यूट्रल. यू आर राइट, मतलब इट विल बी राइट इफ यू राइट देयर. ठीक है. For instance, if you have, let's say you want to buy a phone for yourself, ठीक है, iPhone लेना है, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार OnePlus लेना है, कुछ भी लेना है, you will choose the best available phone in the amount that you have, right? Because अपने लिए खरीदो, दूसरों को देने में हम फिर भी बेकार दे सकते हैं, बट खुद के लिए तो हम हमेशा अच्छा लेना चाहेंगे ना. We will always want the best thing for ourselves. And उसी को अगर आप कन्वर्सली देखोगे तो अगर आपने अपना कंसेंट दिया था और वो फ्री था, you cannot make the other person right. Because you had consented to it in the first place. Clear? Okay. ठीक है. That is why इसी से if you move forward, voluntary agreement. ठीक है. Voluntary agreement बोल लो, voluntary consent, voluntary से consent prove हो रहा है, but still अगर आप लिख लो voluntary consent acts as a good defense. Good defense obviously किसके लिए? Defendant के लिए. Because this is acting against the plaintiff. I have given my consent, but I am trying to sue Megha in the example that I gave. So this defense of consent will be a good defense for Megha. It will be to my detriment, of course, but आप logically भी सोचोगे तो it is justified. Clear? Now, what is the key word here, guys? The key word here is the term voluntary. ठीक है? This is the key word क्योंकि अगर consent voluntary नहीं है, his defense will fall. ठीक है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा. बट अगर वो वॉलंटरी नहीं है, अगर प्लेंटिफ ने ये प्रूव कर दिया कि माय कंसेंट वाज नॉट वॉलंटरी, सो एंड सो रीजंस की वजह से मुझे फोर्स किया गया था टू गिव माय कंसेंट, देन द डिफेंडेंट विल नॉट बी एबल टू टेक दिस. ठीक है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेंट, कंसेंट कैसा हो सकता है? इट कैन ईदर बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड.
मतलब जरूरी नहीं है कि एकदम आपको बोल के ही एक्सप्लिसिटली करना है, आपके कंडक्ट से भी वो चीजें प्रूव हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लेना हो, आप अगर एक्सप्रेस कंसेंट की बात कर रहे हो तो वी कैन टॉक अबाउट सर्जिकल ऑपरेशन। मतलब लाइक अगर आप यू अंडरगो अ सर्जरी, उसके पहले यू आर मेड टू साइन अ डिक्लेरेशन फॉर्म, राइट। तो आप ऑपरेशन अगर आपके हो रहे हैं उसमें भी, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल जिससे आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे। कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट पे जाते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू गो फॉर एनी एडवेंचरस स्पोर्ट, दे मेक यू साइन एन अंडरटेकिंग, राइट, कि अगर इसको कुछ भी होता है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना। चाहे आप पैराग्लाइडिंग में जाओ, ठीक है, बंजी जंपिंग में जाओ, किसी भी चीज में जाओ। एक आई रिमेम्बर देयर वाज दिस स्टूपिड एग्जांपल, लाइक आई वाज वेरी स्कैर्ड, लाइक आई वेंट टू मनाली, ठीक है, एंड आई वाज गोइंग टू रोहतांग पास। तो वहां पे एक ये है ना कि स्नो पॉइंट तक जाने तक के लिए यू आपको वो खच्चर पे या हॉर्सेस पे चढ़ा के ले जाते हैं। तो आई वाज वेरी स्कैर्ड, ठीक है, वेरी स्कैर्ड, एंड दे हैड मेड अस साइन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये डिक्लेरेशन साइन करवा लिया था कि कुछ अगर होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरी बहुत हालत खराब थी। आई कंप्लीटली रिमेम्बर कि जब वो पतले पतले रास्ते से जा रहे थे ना, तो आई वाज लिटरली फीलिंग कि यार अगर गिर गए तो मेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। बट इफ समथिंग वुड हैव हैपेंड टू मी, दे वुड नॉट हैव बीन लाइव, समझ रहे हो। सो दैट इज द थिंग। यहाँ पे आपने, वहां पे क्या हुआ, आई हैड एक्सप्रेसली कंसेंटेड टू दिस एक्ट, एंड अ फन पार्ट, आई वाज क्राइंग द एंटायर वे, ठीक है। माय स्पेक्स वर ऑल ब्लरी, आई कुड नॉट सी एनीथिंग, बट ठीक है, पहुंचने के बाद दैट वाज अनदर, मतलब बोलते ना, वो अच्छा लगा। इट वाज लाइक कि ठीक है, सारा दुख जो भी था इट वेंट अवे, बट दैट जर्नी फॉर मी वाज, आई विल नॉट डू इट अगेन। सो अब आप समझ सकते हो कि वो क्या हालत, right? So that there I had expressly consented to that activity, right? I had expressly consented to go to that particular snow point, जैसे यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं, through that horse था या खच्चर था, जो भी था, मुझे वापस नहीं जाना, ठीक है। What is the implied example here? कोई भी गेम चल रहा है, क्रिकेट मैच फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्रिकेट मैच ले लो, फुटबॉल ले लो, so the spectators in that particular game, they do not sign a particular declaration, वो कुछ भी ऐसा एक्सप्रेसली साइन नहीं कर रहे होते हैं, बट इट इज इम्प्लाइड बाय देयर कंडक्ट कि अगर गेम के कोर्स में इफ समथिंग हैपेंस टू देम, लेट्स से धोनी ने लाइक सिक्सर लगाया एंड वो बॉल अगर आपके सर पे आके गिरे, सर फट गया, तो यू द डिफेंडेंट कैन, दैट इज लाइक आपकी जो क्रिकेट एसोसिएशन है, दे कैन क्लेम द डिफेंस ऑफ वॉलंटियर ऑनसेट इंजरी, बिकॉज ये एक इम्प्लाइड एक्टिविटी है जो कि अगर आप क्रिकेट गेम देखने जा रहे हो तो हो सकती है। इट्स नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द, हाँ, प्रोवाइडेड कि मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने गुस्से में मारा है, प्रोवाइडेड कि इट वाज एक्चुअली इन द कोर्स ऑफ द गेम, ठीक है। इट शुड बी अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, इट शुड नॉट बी समथिंग आउट ऑफ द ब्लू कि आप पर्पसली वो चीज कर रहे हो एंड देन आप डिफेंस लेने जा रहे हो, ठीक है। ये चीज और क्लियर होगी जब हम नॉलेज वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कि सिर्फ नॉलेज होना इज नॉट एनफ, यू शुड हैव कंसेंटेड टू द एक्ट ऑल्सो। बट ये, दिस इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, जब हम साइन टी नॉन फिट इंजूरिया पढ़ेंगे। आज के लिए जस्ट बी वेयर आई एम टुडे, ठीक है। तो एक्सप्रेस भी हो सकता है when we are talking about the consent, implied भी हो सकता है। what is needed here is it should be voluntary, that is there should be free consent, ठीक है। जब तक फ्री है, वेल एंड गुड। इसी चीज से मैंने अभी आपको लिमिट वाली बात भी बोली थी, यहाँ पे एक मेजर लिमिट वाला क्लॉज आ जाता है कि जो भी एक्ट है इट शुड नॉट गो बियॉन्ड व्हाट वाज कंसेंटेड, एक्ट शुड नॉट, ठीक है, इसको जितने बार अंडरलाइन कर सको कर लेना ताकि याद रहे, शुड नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ what was consented by whom, by the plaintiff, clear? ये एक मेजर लिमिटेशन है, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू अगर कोई चीज हो रही है, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू से आई डोंट मीन लाइक कि जो कि एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, समथिंग जैसे जैसे मैंने आपको ये बोला ना क्रिकेट गेम में, ठीक है, तो अगर बॉल सिक्सर गया है एंड आपको चोट लग रही है, इट्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। इफ यू सी अ बॉलर एंग्रीली हर्लिंग इट टुवर्ड्स यू, दैट्स नॉट अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, बिकॉज उस केस में आप बोल सकते हो कि भाई मैंने देखने के लिए कंसेंट दिया था, मैंने दिया था कि नेचुरली कुछ हो रहा है तो मैं मतलब आई कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन, बट दिस वाज नॉट अ नेचुरल थिंग, ठीक है। आप अचानक से गुस्सा हो गए एंड यू थ्रू समथिंग एट मी, दैट्स नॉट अ नेचुरल कॉन्सेप्ट, क्लियर? सो रिमेंबर दिस विल ऑलवेज बी द लिमिट टू एनी एक्ट दैट हैज बीन कंसेंटेड, ठीक है, चाहे वो कोई भी एक्ट। ऑल्सो फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट से हमारा मतलब क्या है? दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल,
दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द ओनली एसेंशियल एक्चुअली, ठीक है। नॉलेज तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम फ्री कंसेंट को बेटर समझ पाए, बट अगर हम एसेंशियल की बात कर रहे हैं तो द कंसेंट, ठीक है, टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर डिफरेंस मस्ट बी फ्री, ठीक है। अब फ्री क्या है, व्हाट विल यू एक्चुअली कॉल फ्री, कंसेंट को आप फ्री कब बोलोगे? तो इसमें सी नाउ वी आर कनेक्टिंग विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वी कैन रेफर टू सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज उसने स्पेसिफिकली फ्री कंसेंट को डिफाइन किया। वाई नॉट सेक्शन 13? बिकॉज सेक्शन 13 भी कंसेंट से डील कर रहा है। सेक्शन 13 सिर्फ कंसेंट बता रहा है, दैट इज यू टू आर अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। आपकी कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस चल रही है ना, कौन सा टॉपिक चल रहा है? मतलब आई जस्ट डोंट, मतलब आई जस्ट लॉस्ट इट। कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोग का अभी? ये यहाँ एक्सेप्टेंस था, तो अभी आप यहाँ पहुंचे नहीं हो। जब आप पहुंचोगे, मतलब आफ्टर यू डील विद सेक्शन 10, उसके बाद व्हेन यू कम हियर यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे किस कंसेंट को हम फ्री मानते हैं, ठीक है। आई जस्ट 1 सेकंड, हाँ ओके, ठीक है। तो किस कंसेंट को आप फ्री बोलोगे एंड कब बोलोगे? तो जस्ट फॉर इसको इन डेप्थ में आप कॉन्ट्रैक्ट में करोगे, बट थॉट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए वी नीड टू नो द केसेस जहां पे कंसेंट फ्री नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिस सेक्शन से कि एवरी और कंसेंट इज सेट टू बी फ्री कब? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फ्रॉड, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिख रही हूँ, जस्ट राइटिंग होता हूँ, ठीक है। फ्रॉड हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है, हाँ कोर्जन मैम, कोर्जन। कोर्जन, ठीक है, कोर्जन हो गया, एंड वन मोर, फ्रॉड, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक सेकंड आई एम फॉरगेटिंग वन, मिसरिप्रेजेंटेशन, या मिसरिप्रेजेंटेशन। समझ आना, हाँ, यहाँ स्पेस कम था सो आई रिटन इन दिस वे। बट अगर आपका कंसेंट, मतलब यहाँ पे नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है फ्री कंसेंट की, ठीक है। द वेरी फर्स्ट डे वी डेल्ट विद दिस थिंग कि डेफिनेशन कैसी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। देन अगर आप सेक्शन 13 देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो इट इज अ पॉजिटिव डेफिनेशन। क्यों? बिकॉज वहां ये बोल रहा है कि कब आप मानोगे कि दो लोग एक चीज पे कंसेंट कर रहे हैं। बट व्हेन यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट जो कि सेक्शन 14 में दिया हुआ है, इट इज अ नेगेटिव डेफिनेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सक्लूडिंग दोज केसेस जिसमें आप कंसेंट को फ्री नहीं बोलते। समझ में आ रहा है? Always remember the difference between a positive definition and a negative definition, and an inclusive list and an exhaustive list. Why? Because इससे आप कभी भी कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे होगे, it will be easier for you to understand. Plus आंसर्स में लिख सकते हो, ठीक है। अगर किसी डेफिनेशन में इंक्लूड है, when you are writing it in your definition, मतलब आंसर में, तो you can say कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, हमने सारी चीजें कवर नहीं की है, इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती है। बट अगर हम एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में जाते हैं, व्हाट डज इट मीन कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द ओनली कैटेगरी, ये एक अकेला बॉक्स है, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे दीज आर द केसेस, मतलब जहां पे यू कैन से दैट कंसेंट इज नॉट फ्री, ठीक है। अगर टॉट में ये क्वेश्चन आता है, जो कि आई डोंट थिंक आएगा बिकॉज आपको केस बेस ज्यादा मिलता है, बट अगेन अगर आप रूल में एक्सप्लेन करोगे तो मेक श्योर यू कोट सेक्शन 14, ठीक है। इट विल शो दैट यू कैन इंटर रिलेट द टॉपिक्स and it will definitely have a very good impression on the exam, ठीक है। एक सेकंड बस, हाँ, नॉट कॉल्ड है। अब आते हैं इससे एक मेजर केस लॉ पे, ठीक है। इसका सबसे लाइक द फर्स्ट केस, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस नोज अबाउट दैट पर्टिकुलर केस। द फर्स्ट केस वाज हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब। मतलब व्हाई एम आई कॉलिंग इट फर्स्ट? बेसिकली ये सबसे ज्यादा फेमस केस लॉ है इस पे, ठीक है, ऑटो रेसिंग क्लब। सबका केस है, नॉट दैट ओल्ड, इट्स अ केस ऑफ 1931, ठीक है। नॉट ओके, 33 नहीं लग रहा, बट ये 1931 का केस, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस? क्यों इसको बोला जा रहा है? द प्लेंटिफ हियर वेंट टू सी अ रेसिंग मैच, ठीक है, रेसिंग कॉन्टेस्ट था, ठीक है, कार्स का, नॉट एनी अदर थिंग, कार्स का रेसिंग कॉन्टेस्ट था। Now what happened was there were two cars, मतलब during the course of that race, okay, मेरी drawing पे हंसना मत guys, ठीक है। During the course of that race, what happened was two cars actually collided with each other. Wow, मेरे में wheels ही नहीं है, ठीक है, जो भी, just understand, ठीक है, ये दो cars हैं,
ठीक है, ये एक्चुअली कोलाइड कर गए, ठीक है, दे एक्चुअली कोलाइडेड। एंड इससे क्या हुआ, प्लेंटिव सपोज यहाँ पे अपना मस्त बैठा है, चिल कर रहा है, हूटिंग एंड स्टफ, ठीक है, कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू स्ट्राइक हिम ऑल टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमारे प्लेंटिव जी बैठे हैं, एंड इनमें से एक कार इतनी जोर से हर्ल हुई that it went and actually caused substantial injuries to the plaintiff, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली यार उड़ती हुई कार आएगी तो यू कैन इमेजिन कितना तेज चोट लग सकता है, ठीक है। प्लेंटिव भाई साहब गए कोर्ट, ठीक है। केस इज ऑल्सो फनी, ठीक है, बिकॉज इतना जल्दी कार उड़ती नहीं है, बट बेचारे प्लेंटिव की किस्मत भी, ठीक है। सो ही वेंट टू कोर्ट, ठीक है। कोर्ट सेड, हाँ डिफेंडेंट्स भी गए अपने ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, ठीक है। दे सेड कि ऐसा इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था, इट हैज नॉट हैपेंड इन द लास्ट 25 years, मे बी दैट वाज द टाइम लिमिट जितने में उनकी कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो उनका बोलने का मतलब था कि वी हैव टेकन ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन, ठीक है, एंड एन एक्टिविटी लाइक सच हैड नेवर हैपेंड बिफोर, डिड नॉट हैपन इन लास्ट 25 years, ठीक है। कोर्ट ऑल्सो यू नो on deciding the issue, कोर्ट रियलाइज कि यार दिस इज नॉट समथिंग जो कि आप बोल सकते हो कि इनकी गलती थी, ठीक है। सी इट इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, ऑब्वियसली बात है, इफ यू हैव गॉन टू वॉच अ रेसिंग मैच देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी, ये नहीं कि हमेशा होगा, बट देयर विल ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी कि दो व्हीकल्स में कोलिजन हो एंड वन कैन बी हर्ट, ठीक है। यस अंशिका, यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट का केस हो रहा है, ठीक है, एंड दिस इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स, ऐसा नहीं कि किसी ने जबरदस्ती प्लेंटिफ के ऊपर दे मारी, नहीं, इट हैपेंड इन द कोर्स ऑफ इवेंट। एंड यहाँ पे ये भी था कि प्लेंट मतलब डिफेंडेंट हैड टेकन ड्यू केयर, ठीक है, वरना प्लेंटिफ कुड हैव सेड कि नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो ये डिफरेंस एप्लीकेबल नहीं होता। बट बिकॉज एन एक्टिविटी लाइक सच हैड नॉट हैपेंड इन द लास्ट 25 years, okay, and because the defendant had taken due care, the court ruled in favor of defendant. Favor of defendant, def लिखना, ठीक है, defendant, and why? Because they could validly claim this defense of consent. Defense of consent applicable, ठीक है, is it clear? Okay, समझ में? See, अभी इसी में if you change the fact, ठीक है, अभी we'll deal with one more case, then you'll be able to connect it better. So let's deal with that, then I'll give you this example, ठीक है। There was this other case law, Woolridge versus Sumner, ठीक है, it's not Summer, मैंने खुद भी Summer लिख के रखा है, Woolridge versus SUMNER, ठीक है, it's not Summer, and this is a 1963 case, ठीक है। What happened in this case? Now the plaintiff Woolridge was a photographer, ठीक है, जो एक horse race था, ठीक है, let me draw that wonderful ring, I'll not draw a horse obviously, ठीक है। he went, now he was standing on the fence, ठीक है, यहाँ हमारे प्लेंटिव भाई साहब खड़े हैं मस्त, ठीक है, ब्यूटीफुली क्लिकिंग पिक्चर्स, जो भी करने आए हैं वो, अगेन कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, एक हॉर्स ना व्हाइल टर्निंग, ये जो टर्न्स होते हैं, इन टर्न्स को लेते वक्त में इट वेंट रियली फास्ट, ठीक है, जिस चीज का मुझे भी डर था, मैंने घंटी बना ली, ठीक है, कि कहीं वो टर्न लेने में उड़ा ना दे, तो इट टुक अ रियली फास्ट टर्न, एंड उस टर्न को लेने में क्या हुआ, वो इतनी तेजी से इस तरफ में आ रहा था दैट द प्लेंटिफ आल्सो गॉट स्कैर्ड। नाउ लोग डरते हैं तो पीछे भी जाते हैं, बट लेट्स से आई थिंक what would have happened here was, मतलब एक होता है ना, आप फेंस से आगे झुक के पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, so when he saw that horse approaching, he lost his balance, and instead of falling backwards, obviously you fall forward, so he fell into the track, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, इतनी तेज से अगर घोड़ा दौड़ के आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, लगी बहुत तेज चोट, ऑलराइट, सारी फोटोज का तो क्या हुआ होगा, आई कांट इवन इमेजिन, बट अगेन ही वेंट टू कोर्ट कि मुझे डैमेजेस चाहिए, ठीक है। अगेन डिफेंडेंट यहाँ पे, व्हाट डिड द डिफेंडेंट से, दैट वी हैड टेकन ड्यू केयर, ठीक है, ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन इन्होंने लिया था। इसके वजह से क्या हुआ, इस पे फोकस करना गाइस, बिकॉज इस केस में एक मेजर चीज बोली गई थी, विच आई विल जस्ट मेक यू राइट इसके बाद, बट द डिफेंडेंट सेड दैट वी हैड टेकन ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच हैपेंड, which is something that can happen in the ordinary course of the game,
ये हो सकता है, आप बुल फाइटिंग देखने जा रहे हो, ठीक है, इट इज प्रोबेबल कि ऐसा हो। पहला बात तो इतने एडवेंचरस स्पोर्ट्स में जाना ही नहीं चाहिए, तो अगर आप जा रहे हो तो दिस कैन हैपन, यू कैन नॉट से इट विल नेवर हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट का ये क्लेम ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन को कोर्ट ने सही माना एंड इट रूल्ड इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। एंड व्हाट डिड द कोर्ट से, दैट ड्यूटी टुवर्ड्स स्पेक्टेटर, जो भी आपका मैच देखने आए हैं, ठीक है, कोई भी इवेंट आप कर रहे हो, ड्यूटी टुवर्ड्स द स्पेक्टेटर शुड बी दैट ऑफ केयर, हाँ ठीक है, एंड नॉट स्किल, ठीक है। दिस इज द मेजर थिंग दैट वाज हेल्ड इन दिस केस, ठीक है। ये केस अगर आप पहला वाला केस आपको याद हो जाए ना तो सेकंड याद रखने की जरूरत नहीं है, बट द ओनली रीजन व्हाई आई मेड यू डील विद दिस केस वाज फॉर दिस रूलिंग कि व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि आपको अगर डिफेंस ऑफ कंसेंट अप्लाई करना है, देन इट्स नॉट नीडेड दैट यू मस्ट यूज, you know, that care should be that of a skillful person. No, if you have taken reasonable care to ensure that something like that does not happen, you are free to take this effort. Okay, so the duty towards the spectators should be that of care. Care से हमें ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि it should be reasonable care and it should not be that of skill. मतलब skillful लोगों को employ करने की ऐसा जरूरत है। जैसे इस केस में क्या हुआ ना, also another funny thing, the horse which actually hit this person was the one that won. So he won the race also, and he gave him some nice injuries also. Yes, Mira, the case was ruled in favor of the defendant. ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने ये बोल दिया कि अब जैसे देखो यहाँ पे ये क्या प्रूव हो रहा है कि मतलब द प्लेंटिफ he suffered substantial injuries, right? तो obviously बात है कि he would want compensation. So he must have said कि यार भले ही आपने ध्यान दिया हो, ये एक skillful person का ध्यान नहीं था, ठीक है। So that the court had ruled it is not necessary that the care should be that of skill. You should take, as long as you are taking reasonable care, it's enough. जैसे ये चीज को आप फर्स्ट केस में भी अप्लाई कर सकते हो, दो दिस रूलिंग केम इन लेटर, कि यहाँ पे भी दे हैड ट्राइड टू इंश्योर दैट समथिंग लाइक दैट डज नॉट हैपन, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज समथिंग लाइक दैट डज नॉट हैपन, यू कैन नॉट से कि इट विल नेवर हैपन. It can happen, right? There is a possibility that it can happen if you are undertaking an activity like this. 100% safety तो कहीं नहीं है, ठीक है. So remember this part whenever you are writing an answer. अगर आपको केस लॉ में भी ऐसा आ जाता है, लाइक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ आ जाता है जिसमें केयर और स्किल की पार्ट पे बात हो रही होती है, then make sure you quote this case and you write this rule. ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट? Also there was one other line, not that important, but the line was कि the error of judgment. Okay, Anshika, just 1 second, I'll take it. The error of judgment will not make him liable in horse show. इसका उतना सेंस नहीं है, ये मेजर रूलिंग का पार्ट है which you should remember. हाँ अंशिका, आप बोलो. Ma'am, can you please explain not skill part? I'm just unable to understand that duty towards spectator should be of care and not skill. Like, ma'am, particularly are they talking about the skill like skill that a person is in, or they are talking about skill in on the basis of the care, like? Okay, I got your question. See, they are primarily focusing on the reasonable care. जो हमने हर जगह पढ़ा है ना, care मतलब reasonable care which an ordinary person is supposed to take. तो अगर हम इसे इस एग्जाम्पल में लेते हैं, हॉर्स रेसिंग वाले एग्जाम्पल में लेते हैं, तो व्हाट कैन बी रीजनेबल केयर? आप इंश्योर कर सकते हो कि ये जो पिच है इट इज स्मूथ, सो दैट हॉर्सेस जब दौड़ें तो उनके गिरने के चांसेस कम, ठीक है. यू कैन इंश्योर दैट द हॉर्सेस आर सेन, मतलब उनके साथ कुछ मेंटल प्रॉब्लम ना हो या कुछ एबनॉर्मलिटी ना हो जिसके वजह से वो दौड़ते दौड़ते कहीं लेट से डाइवर्ट हो गए या कुछ और हो गए. यू कैन इंश्योर दैट दे आर वेल ट्रेन, है ना. तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो रीजनेबल केयर के अंदर आ जाए. आप समझ रहे हो? रीजनेबल केयर मतलब अगर आप कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हो, बेसिक क्या केयर आप रख सकते हो जिससे कि किसी और को तकलीफ ना पहुंचे. दैट्स व्हाट इट मीन्स. जैसे ये फेंसिंग थी, फॉर इंस्टेंस रीजनेबल केयर में ये भी हो सकता है कि ये फेंसिंग एक एडिक्वेट हाइट तक हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्किल मतलब यहाँ पे ऐसा ये हो जा रहा है कि आप किसी मतलब एक जैसे आप मेडिकल नेग्लिजेंस जब पढ़ेंगे तो वहां द स्किल, द केयर विच इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन इज वेरी हाई. समझ. तो वहां पे स्किल आपके प्रोफेशन से डिटरमाइन हो रही है. यहाँ आप हर एक इवेंट में ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एकदम 100% स्किलफुल लोग आएंगे एंड दे आर गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली. बेसिक केयर जब तक हो रहा है, बेसिक एज इन जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स इस केस में दिए, जब तक वो चीजें डिपेंडेंट प्रूव कर पाएगा, ही इज फ्री टू क्लेम द डिफेंस ऑफ कंसेंट.
Is it clear now? Yes, ma'am. Clear, clear. Okay. Thank you, ma'am. ओके ठीक है, तो ये हो गए दो. अब आते हैं एक इंडियन केस में, बट हाँ इसमें भी ये डिफरेंस एप्लीकेबल था वैसे. ओके, आई गॉट कंफ्यूज विद अनदर केस. देयर वाज दिस इंडियन केस, ये बहुत अच्छे से याद है. आई पता नहीं क्यों आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ साउथ इंडियन मूवी व्हेनेवर आई रीड द नेम ऑफ दिस केस. द नेम इज ओके पद्मावती. ये तो बॉलीवुड हो गया, बट इसकी वजह से नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ द डिफेंडेंट नेम. द नेम इज पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका, या दुग्गा नायका जैसे भी आप बोलो. ठीक है, दिस इज अ 1975 का. तो अगर आप देखो तो दीज थ्री केसेस वी हैव आल्सो रिटन देम डाउन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सबसे पहले ऑटो रेसिंग क्लब वाला केस हुआ. नेक्स्ट वी वेंट टू गुलरिज वर्सेस सामना. ठीक है, जहां पे ये डिफरेंस लगा था. एंड इंडियन सिनेरियो में फर्स्ट केस इस पे आया आपका 1975, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका, जहां पे ये डिफरेंस वैलिडली क्लेम किया गया. ठीक है, रिमेंबर जब भी केस लॉज, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओनली केसेस थे. व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि इसमें ये क्लेम हुआ था इज लाइक कि ये वैलिडली इसमें क्लेम हो पाया था. व्हेन वी विल रीड अबाउट द एक्सेप्शन जहां पे कंसेंट अवेलेबल नहीं है, वहां पे भी द डिफेंडेंट ट्राइड टू क्लेम द डिफेंस ऑफ कंसेंट, बट इट कुड नॉट बी वैलिडली क्लेम. ठीक है, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, ऑलराइट, write this down the way I'm writing it down. Okay, it will be very easy for you to remember. First I'll write it down and then I'll explain. Okay, the driver of this car was going to fill petrol in his car. Okay, to fill petrol. Okay, on the way what happened was two strangers अपने, अच्छा इसमें we can be free to assume ये शायद आते वक्त भी हो सकता है या जाते वक्त हुआ होगा. I think जाते वक्त हुआ था because रिटर्न जर्नी में दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस. ठीक है, सो ही वाज गोइंग टू फिल पेट्रोल, लेट्स से उसने फिल कर लिया, एंड इन हिज रिटर्न जर्नी टू स्ट्रेंजर्स टुक लिफ्ट इन दैट पर्टिकुलर जीप. ओके, दैट वाज अ जीप, नॉट द काइंड ऑफ जीप दैट वी हैव टुडे. ठीक है, टू स्ट्रेंजर्स टुक लिफ्ट इन दैट जीप. अब क्या हुआ, अगेन उनकी मस्त किस्मत यहाँ पे. द बोल्ट विच वाज फिक्सिंग the right, पहले लिख लो फिर I'll explain. The right front wheel to the axle gave way. मतलब वो ढीला पड़ गया, जिसकी वजह से वो जो टायर था वो बाहर आ गया. राइट फ्रंट व्हील. ठीक है, आपके कार, उसकी कार की राइट फ्रंट व्हील बाहर निकल गई बिकॉज द बोल्ट विच वाज फिक्सिंग इट इन प्लेस गॉट लूज. ठीक है, अब इससे क्या हुआ, द स्ट्रेंजर्स जो थे ना, दे वर थ्रोन आउट. Two strangers thrown out, and इसमें से क्या हुआ, वन डाइड. एक तो मरी गया, दूसरा सफर सब्सटैंशियल इंजरी. ठीक है, दिस केस वेंट टू कोर्ट अगेन. नाउ रीड द फैक्ट्स वेरी केयरफुली. ड्राइवर यहाँ पे पेट्रोल फिल करके वापस आ रहा. ठीक है, दो स्ट्रेंजर्स उसे रास्ते में दिखे. स्ट्रेंजर्स, ओके, दे वर नॉट नोन पीपल. दो अननोन लोग उसे रास्ते में दिखे एंड दे आस्क्ड फॉर अ लिफ्ट इन दैट पर्टिकुलर जीप. ठीक है, नाउ द बोल्ट जो कि राइट व्हील को फिक्स करके रखा था एक्सल से, दैट गिव वे ड्यू टू विच द टायर वेंट आउट एंड द जीप लॉस्ट कंट्रोल. बिकॉज द जीप लॉस्ट कंट्रोल, बोथ द स्ट्रेंजर्स वर थ्रोन आउट. इट्स सरप्राइजिंग कि ड्राइवर नहीं मतलब बाहर गिरा, बट बोथ द स्ट्रेंजर्स वर थ्रोन आउट एंड वन ऑफ देम डाइड. फैक्ट्स क्लियर है? मैटर नाउ सी दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी विच हैपेंड, बोल्ट जो फिक्स हो रहा था, दिस इज नॉट something which happens in the ordinary course. ठीक है, this was the major, I would say, reasoning that was given, क्योंकि ये एक नॉर्मल कोर्स का इवेंट नहीं है. ठीक है, बोल्ट जो फिक्स करके रखा था, आप जनरली ये चीज नहीं करोगे. एंड हिज कार वाज वेल सर्विस, इट वाज इन गुड वर्किंग कंडीशन. ठीक है, सो फ्रॉम दैट यू कैन इम्प्लाई दैट ही हैड टेकन रीजनेबल केयर. Because this was an accident. ये वाले केस को कोर्ट ने क्या रूल किया? Okay, I'll write what the court held and then I'll explain it further. Court said that this was a case of sheer accident. ठीक है, एक्चुअल में एक्सीडेंट था. एक्सीडेंट आप देखेंगे कई बार जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, यू आर टेकिंग ड्यू केयर ऑफ योर व्हीकल. कई बार लोग जो नॉर्मल स्पीड पे भी चल रहे होते हैं, दे ऑल्सो गेट हर्ट, राइट? दे ऑल्सो गेट इंजर्ड और दे आर अ विक्टिम टू दैट एक्सीडेंट. सो यू कैन नॉट से कि उन्होंने रीजनेबल केयर नहीं लिया था. Applying that same logic here, reasonable care was there on this part, and that is why the court ruled it as a case of sheer accident and held that both the driver and the master were not liable. Why did I take master here?
बिकॉज अगर आप ऐसे केसेस में सू करने जाओगे, यू डोंट रियली सू द ड्राइवर, बिकॉज इससे आपको क्या ही कॉम्पेंसेशन मिलेगी. ठीक है, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी के कंसेप्ट से यू कैन ब्रिंग इन द मास्टर इनटू पिक्चर. वी विल डील विद वाइकेरियस लाइबिलिटी, आई गेस इसके बाद वाला ही टॉपिक है हमारा, तो तब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या है, क्यों है. बट इसी वाइकेरियस लाइबिलिटी के कंसेप्ट से मास्टर को लायबल करने का कोशिश किया था फिर. क्लियर? Did you understand this part? क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल केयर था. ओके, यू कैन नॉट से कि वी डिड नॉट कम अक्रॉस अ पार्ट की जहाँ पे बोला था that the car was not in good working condition. So because it was in good working condition, that is why we can rule it as a case of sheer accident and the difference of consent was applicable. ठीक है, इसी का एक कन्वर्स केस हम पढ़ेंगे जब हम बोलेंगे कि डिफेंस इज नॉट एप्लीकेबल, जो कि ड्रंक इन ड्राइविंग केस के नाम से फेमस है. ठीक है, इन दैट केस बेसिकली द ड्राइवर वाज ड्रंक, द वुमन हु टुक लिफ्ट in that particular car knew that he is drunk. ठीक है, वो नॉलेज में आएगा, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. she thought कि ये मॉडरेट लेवल में ड्रंक है. that was the first mistake on her part, वो अलग बात है. but she thought कि मॉडरेट लेवल पे ड्रंक है, so he can still drive, and she did not, मतलब she did not consent to the fact कि एक्सीडेंट हो सकता है. मतलब you understand there are two levels of drunkenness. एक होता है कि you can still understand कि that person is in his senses, और एक होता है you know that he has lost control. ठीक है, सो वो केस वी विल डील विद व्हेन वी डील विद द नॉलेज पार्ट, जब हम नॉलेज को और कंसेंट को डिफरेंशिएट करेंगे. समझ में आ रहा है कि मियर जस्ट बिकॉज आपको उस चीज की नॉलेज है, इट डज नॉट मीन कि आप अपनी कंसेंट दे दो. ठीक है, व्हेन यू रीड दैट, उसके पहले ये करना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आप कंसेंट या नॉलेज में इन केसेस में भी कंफ्यूज हो जाए. क्लियर? आई जस्ट चेक बिकॉज आई डोंट थिंक इसके बाद का कोई टॉपिक बॉम्बार्ड करना सेंस बनाएगा. ठीक है, इट्स 8:32 ना एनीवे, बट हाँ. सो सी दीज आर द थ्री मेजर केसेस व्हेन वी डील विथ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस डिफेंस, बेसिकली जहां पे ये वैलिडली क्लेम हो पाया था. ठीक है, याद रखना ये तीन केसेस, दो भी याद रखोगे तो सही है. वो ब्रुकलैंड वाला, ठीक है, इंटरनेशनल में, वुलरिज वर्सेस समनर नहीं भी याद रहेगा तो इट्स फाइन. फैक्ट्स अगर याद है तो यू कैन राइट इट डाउन, बिकॉज आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. और इंडियन कंटेक्स्ट में इट वाज द केस ऑफ पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका. ये कितना अलग नाम है ना, दैट इट्स इजी टू रिमेंबर इट. दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ इनवॉलंटरी टॉक्सिकेशन कम अंडर एनी जनरल डिफेंस. नो अमन, दैट वुड कम अंडर क्रिमिनल लॉ में जब आप डील कर रहे हो, बट टॉर्ट में एज सच आप इसको डिफेंस में यूज नहीं कर सकते. ठीक है, वहां पे अगर आप इसको क्रिमिनल के साइड में ले जा रहे हो देन यू कैन एक्चुअली से दैट, बट टॉर्ट लॉ में एज सच इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का कोई भी सेंस नहीं, कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं. ओके, तो दिस डू यू, ये वाले में टाइम लगेगा गाइस. अगर अपने प्री कंसेंट के डिफेंसेस में गए ना तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ पे यू विल डील विद दोज केसेस एंड यहाँ पे वी डील विद क्रिमिनल केसेस जहां पे ये डिफरेंस एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, सो आई थिंक इट विल मेक मोर सेंस इफ वी डू इट द नेक्स्ट डे. आज हमने वो केसेस पढ़ लिए या वो पार्ट कवर कर लिया जहां पे कंसेंट एप्लीकेबल है. नेक्स्ट क्लास में वी विल डील विद दोज एरियाज जहां पे द डिफरेंस ऑफ कंसेंट विल नॉट अप्लाई. व्हाई? बिकॉज द कंसेंट वाज नॉट फ्री. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया की बात करेंगे, कंसेंट शुड बी फ्री. ठीक है, कंसेंट नीड्स टू बी फ्री. ओके, so this, I think यहाँ तक we are done. Any questions till here? Then I'll take Shruti's question. Any question guys? No? ये बात अच्छे से करना because यहाँ से आपको फैक्ट बेस ही आएंगे. ठीक है, लॉजिक समझना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप एनालाइज कर रहे हो, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू राइट द आंसर एंड दिस विल मेक योर आंसर स्टैंड आउट इन कंपैरिजन टू अदर पीपल. क्लियर? ओके, अब एक श्रुति का क्वेश्चन ले लेते हैं. हाँ श्रुति, क्या बोला था? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से व्हाट यू वांटेड टू से, बिकॉज वो डिलीट हो गया है. श्रुति, आंसर राइटिंग का क्या मतलब? व्हाट डू यू वांट टू नो? ओके, यस सौम्या बोलो. Good evening, ma'am. So, ma'am, my question is that how many cases should we ideally write during when we are writing our answers? You want my honest answer? Yes, ma'am. हाँ, honest चाहिए तो एक. Only ज्यादा one. अगर याद है, मैक्सिमम 2. बिकॉज एक सब्जेक्ट नहीं है ना, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर एवरी केस. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12
का ये देख रहे हैं या 13 में वो देख रहे हैं, दैट्स डिफरेंट. बट अगर आप बाकी किसी में भी लिख रहे हो, राइट, इवन इफ मतलब यू नो एक याद है ना, इट विल वर्क द मोस्ट. जैसे अगर अपने कौन सा था, इंजुरिया साइन एंड डैमनम, इफ यू राइट एशबी वर्सेस वाइट, वेल एंड गुड. इफ यू डोंट रिमेंबर दैट, इफ यू राइट भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, वेल एंड गुड. एक भी काफी है, ठीक है, क्योंकि 2 लिखने के चक्कर में पता चला दूसरा गलत हो गया तो पहले वाले के भी मार्क्स नहीं आएंगे. ठीक है, तो इवन इफ यू रिमेंबर 1, इट्स फाइन. ओके, इसीलिए आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ केसेस बिकॉज इट विल मेक नो सेंस, यू वोंट इवन रिमेंबर दैट. ठीक है, तो लिख के ज्यादा बॉम्बार्ड करके फायदा नहीं है. सिलेक्टिवली पढ़ेंगे, जो चीज पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, All right, ma'am. Thank you. ओके. श्रुति, ठीक है, डू वन थिंग, प्लीज टेक्स्ट मी आफ्टर दिस. ओके ओके, यू हैव रिटन इट क्लास में. बट जब आंसर राइटिंग करते हैं तो फॉर्मेट समझ में नहीं आता. मार्क्स कार्ड नहीं. ओके, able to figure out हम. Okay, see guys, because a lot of you are from the new batch, ठीक है, आपका एक आंसर राइटिंग कोर्स है, ठीक है, इन ऑन योर LMS, जुडिशरी आंसर राइटिंग के नाम से. द वेरी फर्स्ट PDF इन दैट कोर्स इज ऑन एन आंसर राइटिंग गाइड. ठीक है, बिगिनर्स आंसर राइटिंग गाइड नाम है. उसमें जितने तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, डिस्कस, एनालाइज, सब कुछ, सबके एक एग्जाम्पल्स दिए हुए एंड सबकी अप्रोच बताई हुई है कि एग्जैक्टली कैसे आंसर लिखना है. So in case you have a problem in understanding कि कैसे लिखूं, first refer to that guide. Second, there was also a session on answer writing. I don't exactly remember where that is, but अगर आप अपने काउंसलर से, जॉली मैम से आप अगर पूछोगे, she will tell you कि वो कहाँ है. So watch those 2 things and then you will be able to write your answer. ठीक है, पहले वो देखो, वहां आपको बिगिनर्स आंसर राइटिंग गाइड देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे लिखना है. जनरल ये इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जो कि हर एक आपके आंसर्स का बोलते हैं ना बाइबल है, except IRAC of course. IRAC में मतलब application based में, वहां पे you have to write the issue first, then you go for the rule, analysis, conclusion. We will deal with this, I think, next. So if you guys can wait for 5 minutes, we can just cover it briefly. Is everyone okay with that? हाँ, it's there in one module named answer writing session. अंशिका, ये उसी में है ना, जुडिशरी आंसर राइटिंग में? Yes, ma'am. Ma'am, the session took by Mahindra sir, right? Yes, the session taken by him. तो Yes. ये आपके उसी में मिलेगा. जुडिशरी आंसर राइटिंग में आप जाना श्रुति, you will find it there. For anyone else who is having a problem in writing answers, you can refer to that guide. And और आपको अगर क्लास वाइज देखना है तो आप वो सेशन देख लेंगे. ठीक है, अदरवाइज ब्रीफली अगर आपको बोलूं, जनरली क्वेश्चंस के, जनरली कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में ना, उसके 2 डिविजन्स होते हैं. एक, वो डायरेक्ट मान लेंगे. डायरेक्ट के अंदर भी कई डिविजन्स हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू देम राइट नाउ बिकॉज का पैटर्न सेम है. दूसरा वुड बी योर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन बेस्ड मतलब क्या? एप्लीकेशन बेस्ड मतलब हो गया, उन्होंने आपको फैक्ट्स दे दिए. जैसे अपने पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायक का केस पढ़े फॉर एग्जाम्पल, आपको वो केस नहीं दिया, आपको फैक्ट्स दे दिए उस केस के. नाउ यू आर आस्क्ड टू डिसाइड कि वो केस कैसे होगा. तो उसमें आई डील विद एप्लीकेशन, देन आई गो टू द डायरेक्ट वन. तो उसमें यू फॉलो अ मेथड कॉल्ड IRAC. ठीक है, IRAC, व्हाट इज IRAC? अंशिका, इज इट रिलेटेड टू दिस? हाँ बोलो. मैम, अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वी आर नॉट एबल टू सी इट. ओह, ये कैसे हो गया यार? एक मिनट, आई विल रीशेयर इट. ओके, वाह यार, इतना कुछ लिख दिया, इट इज नॉट विजिबल. ओके, हाँ, अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है, दिख रहा है, राइट? Yes, ma'am. Now we can see. ओके, ठीक है. तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, यू कैन प्राइमरीली डिवाइड इट इनटू डायरेक्ट एंड एप्लीकेशन बेस्ड. एप्लीकेशन बेस्ड मतलब आपको फैक्ट्स दिए रहेंगे. ठीक है, व्हाट इज द वे? IRAC क्या चीज के लिए, मतलब व्हाट इज इट द शॉर्ट फॉर्म फॉर? I is for issue, R is for rule. Rule as in rule of law क्या applicable होगा यहाँ पे. A is the part where you analyze. You analyze the issue in line with the rule of law which is applicable. And C is the concluding part. जहाँ पे आप बोलोगे कि ये applicable है या applicable नहीं है. Honestly speaking, conclusion mostly मुझे waste of time लगता है and waste of words also because we do summarize everything before. But वो लिखना पड़ता है just to give your answer a more formal look. ठीक है. नाउ अगर अपने पद्मावती वाला केस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें इशू क्या है? इशू ये था कि क्या वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफरेंस लगेगा कि नहीं लगेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन इशू.
You can write a brief introduction also. Introduction अगर जैसे अगर आपको यही केस का फैक्ट देता है, so you can simply write कि the facts given here are similar to the facts of the landmark case of so and so. Introduction, just a brief idea so that the examiner knows कि आपने exactly वही pinpoint किया है. Then you go on towards the issue. Issue में आपने exactly ये point दे दिया कि ये difference applicable है कि नहीं. This is the issue that we need to deal with. Rule of law. रूल ऑफ लॉ में आप ये बताओगे कि जैसे अभी यहाँ पे टॉर्ट चल रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ हुआ तो आप वहां पे प्रोविजन डालोगे कि कौन सा प्रोविजन है जो इस चीज से डील करता है. ठीक है, इफ यू टेक इट इन दिस केस फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, लाइक व्हाई इज इट गिवन, दिस इज द रूल ऑफ लॉ एंड क्यों ये यहाँ पे लग सकता है. विद दिस एंड दिस दे जनरली ओवरलैप, बट वंस यू हैव रिटन दैट डाउन कि ये डिफरेंस कैसे एप्लीकेबल है, देन यू एनालाइज. When I say analyze, I mean कि यहाँ तो आपने लेमन फैक्ट्स में बता दिया, जनरल टर्म्स में बता दिया कि रूल क्या है. अब वो रूल इस केस में कैसे अप्लाई हो रहा है, दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड, मतलब यू हैव टू राइट इन द एनालिसिस. ठीक है, बाय दिस पार्ट योर आंसर इज डन. इन दिस कंक्लूडिंग पार्ट यू सिंपली हैव टू राइट इट इन अ यस और नो मैनर कि ये डिफरेंस एप्लीकेबल था या नहीं था. इसमें व्हेन यू आर राइटिंग एनालिसिस में यू कैन अगेन कोट द केस, अगर आपके पास टाइम है. नहीं भी करते हो तो ऊपर आपने लिखा तो यू कैन राइट की based on the facts of the case mentioned above, we can say that this definition, मतलब this difference is applicable. इस तरीके से करके you have to write. तो भले ही आपने एनालिसिस में भी ये चीज लिख दी हो कि डिफरेंस एप्लीकेबल है, कंक्लूडिंग लाइन एक लिखना जरूरी है, तब वो एक ही लाइन का हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट अ कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूडिंग लाइन. दिस is how you are supposed to deal with application based questions. ठीक है, ओके, गुड. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यार आईबीसी मेथड है. इंट्रो, ठीक है, बॉडी, कंक्लूजन कॉमन है दोनों. ठीक है, इंट्रो में जनरली व्हाट कैन यू राइट. इंट्रो में यू कैन गो फॉर द रैशनल बिहाइंड अ पर्टिकुलर प्रोविजन. ठीक है, या बहुत ज्यादा अगर रैशनल नहीं दिमाग में आ रहा है, कोई एकदम ही डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, यू कैन कोट द सेक्शन नंबर. ठीक है, भले ही आप सेक्शन वर्बैटिम नहीं लिख पाओ. ठीक है, एक्सेप्ट जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10 है तो सब एक लाइन का एंड वो लिखने में कुछ नहीं जाता है. तो जब तक वैसा केस नहीं है, अगर आप वर्बैटिम नहीं भी लिख पाओ, इफ यू कैन सिंपली डायरेक्ट द एग्जामिनर टू द प्रोविजन जिसकी बात हो रही है इनफ. नहीं तो अगर जैसे डिस्कस वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आप रैशनल पॉलिसी डाल सकते हो, तो इट इज एडवाइजेबल कि इंट्रो में आप हो जाओ. ठीक है, जैसे अगर आपको इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, इंजुरिया साइने डैमनम क्या है, अगर अपने ये वाला केस लेते हैं, हाउ वुड यू राइट इट इन अ डायरेक्ट आंसर. व्हाट इज इंजुरिया साइने डैमनम को आप यहाँ पे डिफाइन करो. ठीक है, कि लाइक इंजुरिया साइने डैमनम इज अ लैटिन मैक्सिम which implies कि अ लीगल इंजरी, ठीक है, सॉरी, इंजरी विदाउट डैमेज इज मतलब इज एक्शनेबल अंडर टॉर्ट लॉ. एक लाइन लिखा, रैशनली डालोगे that legal damage is one of the essential conditions to constitute a tort law या to constitute an action under tort law. ठीक है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है क्योंकि 3 लाइन में भी इंट्रो लिख सकते हैं, 2 लाइन भी चलेंगी, मार्क्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली. ठीक है, और एक लाइन डालनी हो, दिस इज इन लाइन विद द मैक्सिमम ऑफ उबी जस्ट इबी रिमेडियम, आप ऐसे लिख सकते हो. एंड देन लेट्स से अगर 8-10 मार्क्स का है तो आप ये लिख सकते हो कि बॉडी में आके यू कैन राइट द नेम ऑफ द केस लॉ, जैसे कि द फर्स्ट केस इन विच दिस मैक्सिम इवॉल्व वाज द केस ऑफ एशबी वर्सेस वाइट. ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल्स टू कंस्टिट्यूट दिस. इसके बाद आपने केस लॉ डाल दिया, या फिर ओके चलो आई विल नॉट कंफ्यूज यू गाइस, आपने केस लॉ डाल दिया एंड आपने उसके साथ एसेंशियल्स डाल दिए कि क्या एसेंशियल्स है. अब यहाँ सिंपली एसेंशियल्स को डिफाइन कर दो एंड देन एक कंक्लूडिंग लाइन डाल दो, योर आंसर इज डन. ठीक है, इन दोनों में केस लॉ एंड एसेंशियल्स को यू कैन ओवरलैप, मतलब यू कैन राइट द एसेंशियल्स फर्स्ट एंड यू कैन राइट द एसेंशियल्स लेटर, डिपेंड ऑन की क्वेश्चन कैसे फ्रेम्ड है. ठीक है, बट दिस इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ हाउ यू नीड टू राइट अ पर्टिकुलर आंसर इन द डिफरेंट पैटर्न्स दैट आर अवेलेबल. ठीक है, एग्जाम में मेंस में कितने श्रुति फिक्स नहीं है वो. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट. आप राजस्थान दे रहे हो उसमें 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं. ठीक है, एमपी दे रहे हो उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली. ठीक है, डीजीएस में 10 से 20 मार्क्स के बीच में डिफर करते हैं. तो ऑन एन एवरेज आप 8 मार्क्स के हिसाब से आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हो, बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टेट. तो कोई एक फिक्स्ड मार्किंग नहीं है. ठीक है, यूपी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 है,
10-12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 8 to 12 या 8 to 15 करके, so I'm not wrong. ठीक है, तो उस हिसाब से if you are preparing, you have to go for a very attractive introduction. ठीक है, because trust me, examiner शायद बॉडी तक पहुंचे भी ना अगर आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी हो. इंट्रोडक्शन बेकार हुई तो बॉडी कितना ही अच्छा लिखोगे मार्क्स नहीं आएगा, मतलब कम आएगा कंपैरेटिवली. लेकिन अगर इंट्रोडक्शन बहुत ही बोलते ना धांसू लेवल की है, बहुत मस्त है, देन इवन इफ आप बॉडी में थोड़ा लैक कर जाते हो, यू विल गेट मार्क्स. ठीक है, एंड कंक्लूजन तो एक फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कंक्लूजन को फॉर्मेलिटी समझ के लिख देना हर बार. इट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस इट ऑल टुगेदर. ठीक है, थैंक यू श्रुति. ठीक है, किसी और को भी लगता है कि मेरे क्लास में टाइम इतना जल्दी चला जाता है, पता नहीं चलता. थैंक यू, मतलब इट मीन्स दैट यू आर Yes, एक्चुअली. true, ma'am. थैंक यू मेगा. तो इसका मतलब है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है, राइट, जो भी मैं बोल रही हूँ, व्हाटएवर इज हैपनिंग. ठीक है, तो Yes, यू ma'am, कैन absolutely. अप्लाई. थैंक यू. और कौन है भाई? ओके, थैंक्स गाइस. So that makes me feel like चलो I'm not boring you all and you're able to understand what I'm talking about. ठीक है, तो क्वेश्चंस को गाइस ब्रॉडली लिखने का यही तरीका है. लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, there was this teacher, ठीक है, not this is not judiciary related, this was UPSC related. So he said कि he was of that opinion जो मैंने आपको बोली कि कंक्लूजन बेकार लगता है लिखने में. तो he said कि आप इंट्रोडक्शन ही ऐसा लिखो कि कंक्लूजन उसमें आ जाए. ठीक है, बट द मेजर केवियट हियर इज कि हर एग्जामिनर वैसे नहीं लिखेगा. ये चीज याद रखना, चाहे आप जुडिशरी दो, चाहे आप यूपीएससी दो, मेंस के जो पेपर्स है ना, वो मतलब क्या बोलेंगे, मिडिल एज या ओल्ड एज वाले लोग चेक करेंगे. ठीक है, दे विल बी बिटवीन 55-60. तो योर टास्क शुड बी टू मेक देयर वर्क इजियर. अगर आप उनके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट करोगे ना, मार्क्स नहीं आएंगे. यू हैव टू मेक योर आंसर्स, योर प्रेजेंटेशन सो गुड कि उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी है. They simply read whatever you have written कि हाँ राइटिंग अच्छी है, काटाकुटी नहीं है. Try not to scribble, एकदम भी नहीं. ठीक है, अभी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे ट्राई की आंसर जो आप डेली टेस्ट में लिखते हो उसमें से ही रुक जाए. एकदम स्क्रिबल नहीं करना है. ठीक है, एक दो गलती से हो जाए चलो ठीक है, बट ट्राई की वहां 100% बोलते ना स्क्रिबल फ्री आंसर हो आपके. दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू राइट देम डाउन. ठीक है, तो जस्ट whenever you are going to write an answer, simply understand कि जो भी वहां बैठ के चेक कर रहा है, he has to check 10 to 20 या उससे ज्यादा ही होंगे, 100 other copies. Your task should be to make his work easy, as easy as you can. ठीक है, how can you do that? You can make your presentation really good. You can stop scribbling. You can highlight the important areas. तो अगर आप important areas को highlight करोगे ना, तो they might not even read the entire sentence. They will simply read the keywords and they will be able to understand कि हाँ इसने आंसर सही लिखा, and they'll give you marks. समझ में आ रहा है? Just whenever you write any answer, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि your task should be to make the life of the other person easier. आज सारे स्टार्टअप्स के आइडियाज जो आ रहे हैं, जोमेटो, स्विगी, व्हाटएवर आइडिया इज गेटिंग रिनाउंड दीस डेज, व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग? दे आर मेकिंग आवर लाइफ इजियर. उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, दैट वी आर गेटिंग ओबीज, ठीक है, और आलसी होते जा रहे हैं, बट उनका आइडिया इसीलिए काम कर रहा है बिकॉज दे हैव मेड आवर लाइफ इजियर. ठीक है, go with this approach in the class, but not in the class, in the actual exam, and you will be able to write your answers better and you will be able to score well. ठीक है, so with that shall we call it a day guys? Next day we'll start like Tuesday है ना, next day को we'll start with the exceptions जहाँ पे ये cases, ये डिफेंसेस अवेलेबल नहीं है, मतलब डिफेंस ऑफ कंसेंट अवेलेबल नहीं है, जो फ्रॉड, मिस्टेक, ये वाले केसेस हैं. ठीक है, कोई डाउट हो लेट मी नो एंड प्रैक्टिस. until and unless you start your first assignment you will not have any idea कि कैसे करना. ठीक है, your fear will get away only when you start practicing. No one can take it away. Okay guys, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, तो चलो, thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है, we'll meet on Tuesday again. Bye guys. Thank you everyone.